हेलो स्टूडेंट, मेरे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं आप लोगों को इसमें भारतीय राज्य व्यवस्था के बारे में बता रहा हूं। आज मैं मौलिक अधिकार के बारे में आप लोगों को बताने जा रहा हूं। मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट। मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार, व्हाट इज फंडामेंटल राइट? ये मौलिक अधिकार है क्या, इससे आप समझते हैं क्या? तो मौलिक अधिकार ऐसे अधिकार हैं जो मनुष्यों के लिए अति आवश्यक है, जिनके अभाव में कोई भी व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का विकास नहीं कर सकता है। मतलब ये जो अधिकार होते हैं एक ऐसे अधिकार होते हैं जिसके बिना हम जी नहीं सकते हैं, जिसके बिना हम अपने जीवन की कल्पना नहीं कर सकते हैं। जिस तरह से एक उदाहरण के तौर पे लेते हैं कि जो पेड़ की पत्तियां होती हैं हरी होती हैं, उसके हरापन को उसकी पत्तियों से निकाल नहीं सकते हैं। यदि उसके हरापन को पत्तियों से निकाल दिया जाए तो उस पत्तियों का अस्तित्व ही नहीं रहेगा। इसी तरह से मनुष्य का जीवन है। यदि मनुष्य के जीवन से हम मौलिक अधिकारों को निकाल दें तो मनुष्य का कोई जीवन नहीं रहेगा। मनुष्य अपना विकास नहीं कर पाएंगे। तो ये जो मौलिक अधिकार होते हैं मनुष्यों के लिए अति आवश्यक होते हैं। इसके अभाव में मनुष्य अपना जीवन यापन नहीं कर सकते हैं। इसी के साथ साथ मौलिक अधिकार को ही अडॉप्ट करके व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का विकास कर सकते हैं। जैसे शिक्षा का अधिकार हुआ, घूमने का अधिकार हुआ, बोलने का अधिकार हुआ, खाने पीने का अधिकार हुआ, आजादी का अधिकार हुआ, स्वतंत्रता का अधिकार हुआ, धर्म का अधिकार हुआ, संस्कृति का अधिकार हुआ। ये सब हमारे मौलिक अधिकार में आते हैं। इसके बिना हम अपना विकास नहीं कर सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में ये जो मौलिक अधिकार है, ब्रिटिश काल में भारतीय नागरिकों को मौलिक अधिकार प्राप्त नहीं थे। और इस मौलिक अधिकार की शुरुआत सबसे पहले कहाँ होती है? ब्रिटेन में होती है। यह ब्रिटिश संविधान में सबसे पहले मौलिक अधिकार का विकास होता है। और 1215 ईस्वी में मैग्ना कार्टा, जिसे कि मूल अधिकारों का घोषणा पत्र कहा जाता है, राजा जान ने तैयार की। राजा जान ने मैग्ना कार्टा पर सिग्नेचर किया और मनुष्यों को कुछ अधिकार प्रदान किया। हालांकि यह मैग्ना कार्टा या मौलिक अधिकार ब्रिटिश संविधान में समाहित उसमें नहीं थे, लेकिन सबसे पहले अपने संविधान में समाहित करने का श्रेय किसको जाता है? अमेरिका को जाता है। अमेरिका ने 1791 में एक संशोधन करके अपने संविधान में मौलिक अधिकारों को लागू किया। उसने फंडामेंटल राइट को लागू किया। राइट 1789 में फ्रांस में क्रांति जो होती है और उसमें लुई 16वां वहां का शासक होता है। केवल मूल अधिकारों के उल्लंघन के कारण ही वहां लुई 16वां को फांसी दे दी जाती है। उसको फांसी पे लटका दिया जाता है। और 1789 का स्वतंत्रता की घोषणा होती है। वह स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के नाम पर यह क्रांति होती है। और 1789 में फ्रांस ने भी मानव और मूल अधिकारों का घोषणा पत्र तैयार किया। तो इस तरह से समय समय पर विभिन्न देशों ने इस मूल अधिकार को अपनाया। समय समय पर विभिन्न देशों ने मूल अधिकार को अपने देश में अपनाया, अपने संविधान में समाहित किया। लेकिन भारत में मूल अधिकारों की मांग 1895 से ही चली आ रही थी। मूल अधिकारों की मांग 1895 में स्वराज विधेयक में देखने को मिलता है। स्वराज्य विधेयक में देखने को मिलता है 1895 में। यह स्वराज विधेयक में मूल अधिकारों का दर्शन हमें मिलते हैं। और इसके पश्चात कांग्रेस के द्वारा समय समय पर मूल अधिकारों की मांग उठाई जाती है। इसी तरह से 1928 में नेहरू रिपोर्ट में भी मूल अधिकार समाहित किए जाते हैं। नेहरू रिपोर्ट में भी मूल अधिकार समाहित किए जाते हैं। 1934 में कराची अधिवेशन में भी मूल अधिकारों के लिए मांग की जाती है। कराची अधिवेशन, कांग्रेस का कराची अधिवेशन 1934 में मूल अधिकारों के लिए मांग की जाती है।
हालांकि मूल अधिकारों की मांग चली आ रही थी भारतीय नेताओं के द्वारा, लेकिन जो अंतिम रूप से 1935 का भारतीय शासन अधिनियम बना, भारतीय शासन अधिनियम बना, इस अधिनियम में मूल अधिकारों को समाहित नहीं किया गया। भारतीय शासन अधिनियम में मूल अधिकारों को समाहित नहीं किया गया। 1946 के कैबिनेट मिशन के अकॉर्डिंग जब संविधान सभा का गठन होता है, संविधान सभा का गठन होता है, तो इस संविधान सभा ने ही हमारे भारत का संविधान तैयार किया और इस मूल अधिकारों को भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक रखा, 12 से 35 तक रखा। भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 तक उसने संविधान में समाहित किया। तो हमारे भारतीय संविधान के अंतर्गत जो 12 से 35 तक हैं वह मूल अधिकार है। और वैसे तो मूल अधिकार अनुच्छेद 14 से 32 तक है। इसमें जो 12 में है वह राज्य की परिभाषा दी गई है, राज्य की परिभाषा दी गई है अनुच्छेद 12 में। अब राज्य की परिभाषा, राज्य के अंतर्गत कौन है? राज्य के अंतर्गत भारत सरकार है, भारत सरकार, संसद है, और कौन है? राज्य सरकार, राज्य सरकार और विधानमंडल है, राज्य के विधान मंडल है, राज्य का विधान मंडल है, और स्थानीय प्राधिकार, स्थानीय एवं अन्य प्राधिकारी। इसके अलावा अन्य निगम है, कारपोरेशन है, जो कि राज्य की श्रेणी में आते हैं, जैसे कि भारतीय जीवन बीमा निगम, यह भी राज्य की श्रेणी में आता है। तो अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा दी गई है। इसी तरह से अनुच्छेद 13 में कुछ न्यायालयों को कुछ अधिकार दिए गए हैं। यह अनुच्छेद 13 जो है मौलिक अधिकारों का सुरक्षा कवच है। इसमें न्याय पुनरावलोकन का अधिकार है। जैसे अनुच्छेद 13(1) में यह प्रावधान है कि संविधान लागू होने के पूर्व जो विधियां हैं वह मूल अधिकारों से असंगत होंगी, और इसी तरह से 13(2) में यह प्रावधान है कि राज्य कोई ऐसी विधि नहीं बनाएगी जो कि मूल अधिकारों से असंगत होगी। तो इस तरह से 13(1) और 13(2) यह मूल अधिकारों का सुरक्षा कवच है, सुरक्षा कवच है। अब हम आते हैं मुख्य बिंदु पर, मौलिक अधिकार। हमारे भारतीय संविधान के अंतर्गत 7 प्रकार के मूल अधिकार दिए गए हैं। जैसे पहला है समानता का अधिकार, समानता का अधिकार। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार। चौथा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। पांचवा शिक्षा एवं संस्कृति। छठवां है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसमें जो छठवां था एक संपत्ति का अधिकार भी था, संपत्ति का अधिकार। हमारे मूल संविधान में 7 अधिकार थे, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, शिक्षा एवं संस्कृति संबंधी अधिकार, संपत्ति का अधिकार, और 7वां था संवैधानिक उपचारों का अधिकार। लेकिन ये जो संपत्ति का अधिकार है
इसको 44वें संवैधानिक संशोधन द्वारा 1978 में था। यह अनुच्छेद 31 में था, इसको हटाकर अनुच्छेद 300 क में कर दिया गया है। अब इस संपत्ति के अधिकार को विधिक अधिकार बना दिया गया है। यानी कि विधिक अधिकार का तात्पर्य क्या होता है? कानूनी अधिकार। जैसे कि राज्य इस संपत्ति के बारे में कोई भी कानून बना सकती है, कर लगा सकती है, संपत्ति अधिग्रहित कर सकती है। तो इस तरह से संपत्ति के अधिकार को 44वें संवैधानिक संशोधन 1978 के द्वारा 300 क में कर दिया गया है। अब हमारे पास केवल 6 ही मूल अधिकार है। 6 ही मूल अधिकार है। ये जो समानता का अधिकार है, यह अनुच्छेद 14 से लेके 18 तक है। वह 23 से 24 तक है अनुच्छेद। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो है वह अनुच्छेद 25 से लेके 28 तक है। शिक्षा एवं संस्कृति संबंधी अधिकार अनुच्छेद 29 और 30 में है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में है। यह अनुच्छेद 32 में है। तो इस तरह से हमारे संविधान के अंतर्गत यह भारतीय नागरिकों को अधिकार दिए गए हैं। लेकिन कुछ ऐसे अधिकार हैं जो विदेशियों को भी प्राप्त है। जैसे कि अनुच्छेद 15, 16 और 19, 15, 16, 19 और 29, 30 यह जो है केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। अन्य जो अधिकार हैं दोनों को प्राप्त है, वह विदेशियों को भी प्राप्त है और भारतीय नागरिकों को भी प्राप्त है। तो आइए शुरू करते हैं अनुच्छेद 14 से। अनुच्छेद 14 मौलिक अधिकार, समानता का अधिकार। अनुच्छेद 14 में बात उल्लिखित है विधि के समक्ष समता। विधि के समक्ष समता और विधि का समान संरक्षण। विधि का समान संरक्षण, विधि के समक्ष समता और विधि का समान संरक्षण, इसमें दो वाक्यांश हैं। विधि के समक्ष समता जो है यह ब्रिटिश सामान्य विधि की देन है। यह ब्रिटेन के कानून से लिया गया है। विधि का समान संरक्षण जो है यह अमेरिका के कानून से लिया गया है, यानी कि अमेरिकी संविधान से लिया गया है। विधि की समक्ष समता डायसी के विधि के शासन के अनुरूप है। डायसी यह एक कानूनविद थे ब्रिटेन के और इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया था विधि का शासन। यह विधि के समक्ष समता विधि के शासन के अनुरूप है। विधि का शासन, विधि के समक्ष समता का तात्पर्य यह होता है कि समान परिस्थितियों में किसी भी व्यक्तियों के साथ किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। यानी कि जो कानून द्वारा सुविधाएं हैं, लाभ हैं, सबको प्रदान की जाएंगी। किसी आधार पे भेदभाव नहीं किया जाएगा, या कानून का भेदभाव उनके बीच नहीं किया जाएगा। विधि के शासन का तात्पर्य है कि सर्वत्र भारत में विधि का शासन होगा, संविधान का शासन होगा। सभी व्यक्ति संविधान के अधीन होंगे, न कोई छोटा होगा, न बड़ा होगा, न कोई अमीर होगा, न गरीब होगा। यानी कि विधि जो होगी वो सबके लिए समान होगी। कोई भी व्यक्ति अपराध करता है तो उसको समान दंड दिया जाएगा, विधि के अनुरूप समान दंड दिया जाएगा, चाहे वह कोई बड़ा व्यक्ति हो, चाहे वह अमीर व्यक्ति हो या गरीब व्यक्ति हो। यदि वह अपराध करते हैं तो दोनों व्यक्तियों को कानून के अधीन वही दंड दिया जाएगा जो एक गरीब व्यक्ति को दिया जाता है, जो अमीर व्यक्ति को दिया जाता है। वही सजा का प्रावधान गरीब व्यक्ति के लिए भी होगा। तो ये विधि का शासन है, यानी कि विधि सबके लिए समान होगा। विधि का समान संरक्षण, विधि का समान संरक्षण का तात्पर्य यह है कि जो भी संसद कानून बनाएगी तो कानून के अधीन सभी लोगों को संरक्षण प्रदान करेगी। ऊंच नीच
अमीर गरीब या जाति पाति धर्म के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करेंगी। सभी व्यक्ति न्याय पाने के अधिकारी होंगे। सभी व्यक्ति कोर्ट में जाने के अधिकारी होंगे, न्यायालय की शरण ले सकते हैं और उनके साथ किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जा सकता है। यदि किसी गरीब के पास पैसे नहीं है तो न्यायालय उसके लिए मुफ्त वकील कर सकती है, यानी कि उसको मुफ्त वकील मुहैया करवा सकती है, उपलब्ध करवा सकती है। तो इस तरह से विधि का समान संरक्षण, सभी लोग विधि का न्याय पाने के अधिकारी हैं। अमीर गरीब या छोटा बड़ा के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो अनुच्छेद 14 जो है वह विधि की समक्षमता और विधि का समान संरक्षण। आइए अनुच्छेद 15 पे चलते हैं। अनुच्छेद 15 में है कि किसी भी व्यक्ति को केवल धर्म, मूल वंश, लिंग, जाति, जन्म स्थान के आधार पर विभेद से प्रतिषेध, यानी कि संविधान के अधीन किसी भी व्यक्ति के साथ, चाहे वह किसी भी धर्म का हो, किसी भी मूल वंश का हो, यानी कि उसका कोई भी मूल हो, किसी वंश से संबंधित हो, स्त्री हो या पुरुष हो, वह किसी भी जाति का हो, उसका जन्म कहीं भी हुआ हो, चाहे वह यूपी में हो, चाहे वह बिहार में हो, चाहे महाराष्ट्र में या तमिलनाडु में, सरकार सुविधा देने के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं कर सकती है। इस अनुच्छेद 15 में कई उप अनुच्छेद हैं, जैसे कि अनुच्छेद 15(1) कहता है कि धर्म, मूल वंश, लिंग, जात के आधार पर किसी भी व्यक्तियों के साथ कहीं भी भेदभाव नहीं किया जा सकता है। यानी कि धर्म, मूल वंश, लिंग, जाति के आधार पर कहीं भी भेदभाव नहीं किया जा सकता है। इसी तरह से अनुच्छेद 15(2) कहता है कि किसी भी व्यक्ति को केवल धर्म, मूल वंश, लिंग, जाति, जन्म स्थान के आधार पर किसी भी सार्वजनिक समागमों के स्थानों जैसे होटल, रेस्तरां, पार्क, सड़क, कुओं, नदियों, घाटों, प्रदर्शनी, मेलों, बाजारों में प्रवेश से वंचित नहीं किया जा सकता है। यानी कि किसी भी व्यक्ति को नदी के घाट पे या कुएं पे या पार्क में, सड़क पे या कहीं भी जो भी सार्वजनिक समागम के स्थान हो, जैसे पिक्चर हॉल हो, सिनेमा हॉल हो, में प्रवेश से वंचित नहीं किया जा सकता है कि यह उच्च जाति का है या निम्न जाति का है। जैसा कि पूर्व की व्यवस्था थी, पूर्व में ये व्यवस्था थी, हमारे संविधान लागू होने की पूर्व ये व्यवस्था थी कि जाति पात के आधार पर भेदभाव किया जाता था, अछूतों के साथ भेदभाव किया जाता था। यानी कि जो बड़ी जातियां होती थी उनके लिए घाट अलग हो सकते थे और छोटी जातियों के लिए घाट अलग हो सकते थे। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हमारे संविधान लागू होने की पूर्व अनेक प्रकार की छुआछूत जैसी व्यवस्था थी, भेदभाव थी, ऊंच नीच का भेदभाव था। तो इन सब सारे भेदभाव को एक कानून बनाकर हमारे भारतीय संविधान के द्वारा समाप्त कर दिया गया है। अब किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता है, केवल इस आधार पर, धर्म, मूल वंश, लिंग, जाति, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता है। अनुच्छेद 15(3) यह कहता है, अनुच्छेद स्त्रियों और बच्चों के लिए सरकार विशेष उपबंध बना सकती है, क्योंकि ये कमजोर वर्ग हैं, समाज के कमजोर वर्ग हैं, तो इनके लिए सरकार विशेष उपबंध बना सकती है। स्त्रियों के लिए अलग रियायतें दे सकती है, बच्चों के लिए अलग से रियायतें दे सकती है। और इसी तरह से अनुच्छेद 15(4) यह कहता है कि सरकार समय समय पर ओबीसी यानी कि पिछड़े वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजातियों के लिए विशेष उपबंध बना सकती है। यानी कि जो 16(4) में आरक्षण दिया गया है
वह इसी आधार पर दिया गया है। 15(4) के आधार पर 16(4) में आरक्षण दिया गया है। अनुच्छेद 15(5) इसमें एक और अनुच्छेद है 15(5), अनुच्छेद 15(5). अनुच्छेद 15(5) यह शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण की व्यवस्था करता है। शैक्षणिक संस्थाओं में आरक्षण, शैक्षिक संस्थाओं में आरक्षण की व्यवस्था करता है। अनुच्छेद 15(5) कहता है कि सरकार शैक्षणिक संस्थाओं में आरक्षण की व्यवस्था कर सकती है। वह निजी कॉलेजों में भी आरक्षण की सीमा को लागू कर सकती है। तो इस तरह से अनुच्छेद 15 के अंतर्गत केवल धर्म, मूल, वंश, लिंग, जाति और जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव से प्रतिषेध का उपबंध किया गया है, जिसमें कि 5 इसके उप अनुच्छेद हैं। अब हम चलते हैं अनुच्छेद 16 पे। अनुच्छेद 16 है, अनुच्छेद 16 है लोक नियोजन में अवसर की क्षमता, लोक नियोजन में अवसर की क्षमता, यानी कि सरकारी नौकरियों में भर्ती के लिए समान अवसर। अनुच्छेद 16 में यह कहा गया है कि सभी भारतीय नागरिकों को लोक नियोजन में समान अवसर उपलब्ध होंगे। अनुच्छेद 16(1) में क्या है कि सभी लोगों को अवसर समान प्राप्त होंगे। किसी भी व्यक्ति को केवल धर्म, मूल, वंश, लिंग, जाति के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। 16(2) अनुच्छेद 16(2) यह कहता है, अनुच्छेद 16(1) में क्या है, अवसर की समानता, सभी लोगों को अवसर की समानता होगी। अनुच्छेद 16(2) क्या कहता है कि अनुच्छेद 15 के आधार पर, यानी कि धर्म, मूल, वंश, लिंग, जाति, जन्म स्थान के आधार पर किसी भी व्यक्ति को नौकरियों में प्रवेश के से वंचित नहीं किया जा सकता है। अनुच्छेद 16(3) यह कहता है कि सरकार निवास की अर्हता लागू कर सकती है। निवास की अर्हता, यानी कि हम देखते हैं कि कुछ ऐसी वैकेंसी निकलती हैं जो केवल यूपी गवर्नमेंट के लिए है, यानी कि यूपी गवर्नमेंट निकालती है वैकेंसी तो केवल यूपी की निवासी ही होनी चाहिए। इसी तरह से बिहार सरकार जब निकालती है वैकेंसी तो उसमें केवल बिहार के निवासी ही अप्लाई कर सकते हैं। तो इस तरह से सरकार निवास की अर्हता लागू, राज्य सरकारी निवास की अर्हता लागू कर सकती है, यह इसका उल्लंघन नहीं होगा। इसी तरह से अनुच्छेद 16(4) में आरक्षण की व्यवस्था की गई, आरक्षण का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 16(4) में कहा गया है कि सरकार सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक आधारों पे, यानी सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक और राजनीतिक आधारों पर सरकार आरक्षण का प्रबंध कर सकती है। सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक और राजनीतिक का आधार, यानी कि यदि सरकार यह देखती है कि किसी व्यक्ति का समाज में सामाजिक स्तर, उसका समाज में स्तर निम्न है, यानी कि सामाजिक स्तर निम्न है, शिक्षा में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं हो पाया है, आर्थिक, यानी कि नौकरियों में कुछ विशेष जातियों का पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं हो पाया है, राजनीति में लोगों का पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं हो पाया है, तो ऐसे लोगों के लिए सरकार आरक्षण का उपबंध कर सकती है। यानी कि पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है। पिछड़े वर्गों के आरक्षण की व्यवस्था 16(4) में की गई है, जिसके तहत राष्ट्रपति, यानी कि 340 अनुच्छेद 340 के तहत एक पिछड़ा वर्ग आयोग की नियुक्ति कर सकता है। पिछड़ा वर्ग आयोग की नियुक्ति कर सकता है। अब आते हैं 16(5) पे। 16(5) अनुच्छेद 16(5) में यह कहा गया है कि राज्य सरकारें या भारत सरकार किसी विशेष नौकरियों के लिए धर्म को विशेष अर्हता लगा सकती है, यानी कि धर्म के आधार पर भेदभाव कर सकती है, यानी कि धर्म के आधार पर विभेद किया जा सकता है। यह
अनुच्छेद 15 का उल्लंघन नहीं होगा, या अनुच्छेद 15 का उल्लंघन नहीं होगा। जैसे कि हम देखते हैं कि सेना में कभी कभी धर्म गुरुओं की भर्ती निकाली जाती है, तो धर्म गुरुओं में ऐसे में जो संस्कृत का विद्वान होता है, जो संस्कृत का विद्वान है, या मंदिर के पादरी, मंदिर के पुजारी हों, वह हिंदू ही होने चाहिए। मस्जिद के जो मौलवी हों वह मुसलमान ही होने चाहिए। चर्च के जो पादरी होंगे वह ईसाई होने चाहिए। तो इस तरह से धर्म के लिए, विशेष कार्य के लिए, विशेष प्रयोजन के लिए सरकार धर्म की योग्यता लगा सकती है, जैसे धर्म गुरुओं की भर्ती। अब आते हैं अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 17, अस्पृश्यता का अंत, अस्पृश्यता का अंत। अनुच्छेद 17 में कहा गया है कि अस्पृश्यता का अंत किया जाता है, अस्पृश्यता का अंत किया जाता है, यानी कि छुआछूत को एक दंडनीय अपराध घोषित किया जाता है। किसी भी व्यक्ति के साथ यदि छुआछूत या अस्पृश्यता संबंधी अपराध पाया जाता है तो उसके विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई की जा सकती है, विधि के अनुसार कठोरतम कार्रवाई की जा सकती है। अनुच्छेद 18, अनुच्छेद 18 में है उपाधियों का अंत, उपाधियों का अंत। अनुच्छेद 18 में यह कहा गया है कि सभी प्रकार की उपाधियों का, यानी कि ब्रिटिश काल में भी उपाधियां मिलती थी, सभी ब्रिटिशकालीन उपाधियों का अंत किया जाता है, सभी उपाधियों का अंत किया जाता है। यानी कि सरकार अब किसी भी व्यक्ति को विशेष उपाधि प्रदान नहीं की जा सकती है। लेकिन कांग्रेस सरकार ने समय समय पर विभिन्न प्रकार की उपाधियां शुरू की थी, जैसे पद्मश्री, भारत रत्न, पद्म विभूषण इत्यादि। 1977 में जो मोरारजी देसाई की सरकार आती है, 1977 में मोरारजी देसाई की सरकार आती है, उसने इस उपाधियों को बंद कर दिया। लेकिन फिर 1980 में जब इंदिरा गांधी की सरकार आती है, यानी कांग्रेस की सरकार आती है, तो कांग्रेस की सरकार ने इस उपाधियों को देना शुरू कर दिया। और जैसा कि अनुच्छेद 18 एक में वर्णित है कि सरकार शिक्षा और सेना से संबंधित किसी प्रकार की उपाधि नहीं दे सकती। लेकिन उच्चतम न्यायालय के एक बाद में यह निर्णय किया गया कि जो पद्म विभूषण है या पद्मश्री है या पद्मश्री है, भारत रत्न है, यह कोई विशेष उपाधि नहीं है, यानी कि ये उपाधियां दी जा सकती हैं। यह अनुच्छेद 18 का उल्लंघन नहीं है, क्योंकि यह विशेष उपाधि नहीं है। उच्चतम न्यायालय ने एक निर्णय दिया कि सरकार भारत रत्न, पद्मश्री, पद्म विभूषण जैसी उपाधि दे सकती है, लोगों को विशेष कार्य में सेवा करने के लिए दे सकती है। यह अनुच्छेद 18 में अनुच्छेद 18 का उल्लंघन नहीं है, इसलिए अभी भी इस प्रकार की उपाधियां सरकार के द्वारा दी जाती रही। अब हम चलते हैं अनुच्छेद 19 पर। अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 19, स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 19 में 7 प्रकार की स्वतंत्रताओं का उल्लेख था, लेकिन 44वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा, 44वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को, संपत्ति की स्वतंत्रता को निकालकर 300 में कर दिया गया। अब हमारे पास केवल 6 ही प्रकार की स्वतंत्रताएं बचती हैं। वो कौन कौन सी स्वतंत्रताएं हैं? अनुच्छेद 19 क्या कहता है? स्वतंत्रता का अधिकार, सबको स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है, सभी लोग स्वतंत्रतापूर्वक जीवन यापन कर सकते हैं। इसमें भी 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं वर्णित है। पहला है वाक एवं विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, वाक एवं विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। हमें बोलने का अधिकार है, हमें अपने विचारों को अभिव्यक्त करने का अधिकार है, चाहे रेडियो के माध्यम से, चाहे समाचार पत्र के माध्यम से, चाहे हम भाषण दे सकते हैं, भाषण के माध्यम से हम अपने विचारों को प्रकट कर सकते हैं, कोई भी सरकार इसको रोक नहीं सकती है। दूसरा है शांतिपूर्ण सम्मेलन का अधिकार, शांतिपूर्ण निरायुध सम्मेलन का अधिकार, सम्मेलन की स्वतंत्रता, शांतिपूर्ण निरायुध सम्मेलन
या सभा करने की स्वतंत्रता, हम शांतिपूर्ण निरायुध सम्मेलन या सभा कर सकते हैं। हमें सभा करने में किसी प्रकार का अस्त्र शस्त्र वर्जित है। हम बिना अस्त्र लिए कहीं भी सभा आयोजित कर सकते हैं। तीसरा है संघ बनाने की स्वतंत्रता। हम कोई भी संघ बना सकते हैं, कोई भी समुदाय बना सकते हैं, समिति बना सकते हैं, राजनीतिक दल बना सकते हैं। चौथा है भारत में अबाध भ्रमण की स्वतंत्रता। हम पूरे भारत में कहीं भी, जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, गुजरात से लेकर आसाम तक घूम सकते हैं। हमें घूमने की आजादी है। कोई भी राज्य की सरकारें हमारे घूमने की आजादी को छीन नहीं सकती। पांचवा है कहीं भी निवास कर सकते हैं, निवास करने की स्वतंत्रता। हम पूरे भारत में कहीं भी निवास कर सकते हैं, जैसे कि 2020 के पहले जब जम्मू कश्मीर राज्य नहीं बना था और ये एक 370 जम्मू कश्मीर से 370 नहीं हटाया गया था, तब तक हम जम्मू कश्मीर में निवास नहीं कर सकते थे, जम्मू कश्मीर में संपत्ति नहीं खरीद सकते थे, अनेक प्रकार की प्रतिबंध थे जम्मू कश्मीर में। लेकिन वर्तमान समय में भारत सरकार के द्वारा जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटा दिया गया है। अब जम्मू कश्मीर भी भारत का अभिन्न अंग है। सभी कानून जम्मू कश्मीर में भी लागू होते हैं। यानी कि हम जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और गुजरात से लेकर आसाम तक कहीं भी निवास कर सकते हैं। हमें निवास करने की पूरी स्वतंत्रता है। छठवां है पूरे भारत में कहीं भी हम आजीविका यानी कि वृत्ति कर सकते हैं, व्यापार कर सकते हैं, उपजीविका चला सकते हैं, यानी नौकरी कर सकते हैं, उपजीविका चला सकते हैं या जिनकी कर सकते हैं, नौकरी कर सकते हैं, या कहीं भी कारोबार लगा सकते हैं, कारोबार कर सकते हैं, ठेला लगा सकते हैं, खोमचा लगा सकते हैं। हम देखते हैं कि यूपी बिहार से जितने लोग जाते हैं, महाराष्ट्र में नौकरी करते हैं, दिल्ली में नौकरी करते हैं, पंजाब में, यानी कि पूरे भारत के अधिकांश प्रांतों में लोग नौकरी करते हैं या जाते हैं, वहाँ पे अपना व्यापार करते हैं, उपजीविका चलाते हैं। कोई भी सरकार उनके ऊपर प्रतिबंध नहीं लगाती है। तो अनुच्छेद 19 के अंतर्गत ये 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं हम सभी भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। परंतु इन सभी स्वतंत्रताओं के ऊपर एक अनुच्छेद 2 है। अनुच्छेद 2 यह अनुच्छेद 1 में उल्लिखित है। अब अनुच्छेद 2 के अधीन इन सभी प्रकार की स्वतंत्रताओं पे प्रतिबंध लगाया जा सकता है। किस कारण? जब भारत की प्रभुता एवं अखंडता को खतरा उत्पन्न होता हो, यानी कि आपके संघ बनाने से, आपके भाषण देने से प्रभुता एवं अखंडता, भारत के प्रभुता और अखंडता को खतरा पैदा होता है, तो ऐसी स्थिति में आपके ऊपर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। राज्य की सुरक्षा की दृष्टि से आपके ऊपर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। इसके अलावा विदेशी राज्यों से मैत्रीपूर्ण संबंध, यानी कि विदेशी मामलों में आपके ऊपर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। लोक व्यवस्था के भंग होने के भय से आपके ऊपर प्रतिबंध, यदि आप कहीं सम्मेलन करते हैं, सभा करते हैं, भाषण देते हैं और उससे लोक व्यवस्था भंग होता है, तो उसको वर्जित किया जा सकता है, प्रतिबंध लगाया जा सकता है। शिष्टाचार के मामले में अनुच्छेद 19 पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। न्यायालय की अवमानना के मामले में, यदि आप न्यायालय ने कोई आदेश दिया है और न्यायालय का विरोध करते हैं, तो ऐसी स्थिति में आपके ऊपर कार्रवाई की जा सकती है। मानहानि के विषय पर यदि आप किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति को कुछ कहते हैं, बिना प्रमाण लिए कुछ व्यक्ति को कहते हैं, तो आपके विरुद्ध कार्रवाई की जा सकती है। इसी तरह से जो अंतिम बिंदु है अपराध भड़काने के ऊपर, अपराध उद्दीपन के संबंधों में, यानी कि अपराध भड़काने पर यदि आपके भाषण से हिंसा उत्पन्न हो सकती है, तो ऐसे व्यक्ति के भाषणों पर प्रतिबंध लगा सकते हैं।
जैसे कि वरुण गांधी ये क्या है, ये बहुत ही आक्रामक नेता है, इनके भाषण पर प्रतिबंध लगाया जा चुका है। इसी तरह से अन्य लोग भी हैं जिनके भाषण पर प्रतिबंध लगाया जा चुका है। तो इसी स्थिति में यदि आपके भाषण से, आपके बोलने से समाज में हिंसा उत्पन्न होती है, समाज की अशांति भंग होती है, तो इन आधारों पर हमारे अनुच्छेद 19(1) जो मौलिक अधिकार दिया गया है उस पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। अब मैं यह मौलिक अधिकारों का पहला पार्ट है, प्रथम पार्ट है। अब मैं मौलिक अधिकारों का नेक्स्ट वीडियो में दूसरा पार्ट बताऊंगा, जो कि अनुच्छेद 20 से लेके अनुच्छेद 32 तक होगा। तब तक के लिए धन्यवाद।